मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा चैप्टर चल रहा था वाक्य भेद का। उसमें हम लोगों ने पहला पार्ट पढ़ लिया था। आज हमारा सेकंड पार्ट रहने वाला है कि उपवाक्य और पदबंध क्या होता है, इसको सही तरीके से समझने का प्रयास करने का। ठीक है, तो देखिए, उपवाक्य से छोटे इकाई पदबंध हैं। पहली बात ये पॉइंट हुआ। जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल कि मेरा भाई मोहन बीमार है। ये क्या है? मेरा भाई मोहन बीमार है, ये क्या है? एक उपवाक्य है। और इसमें क्या है कि मेरा भाई मोहन, सिर्फ इतना अगर कर लें कि मेरा भाई मोहन, तो ये संज्ञा पदबंध है। ठीक है, क्लियर बात। पदबंध में अधूरा भाव प्रकट होता है, किंतु उपवाक्य में पूरा भाव प्रकट हो सकता है। ये भी क्लियर हुई कि पदबंध जो होता है उसमें सिर्फ अधूरा भाव मतलब आधा भाव प्रकट होता है, लेकिन जो उपवाक्य होता है वो भाव पूरा प्रकट कर सकता है। और कभी कभी नहीं भी, मतलब कि निश्चित नहीं है कि हमेशा है कि पूरा भाव प्रकट करे, कभी कभी नहीं भी हो सकता है। उपवाक्य में क्रिया अनिवार्य रहती है, जबकि पदबंध में क्रिया का होना आवश्यक नहीं। मतलब देखिए, ये पॉइंट है, इनको सही समझते हुए चलना है कि जो उपवाक्य होता है उसमें क्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, अनिवार्य होती है, लेकिन पदबंध में ये आवश्यक नहीं होती है। जैसे देखो, एक वाक्य लिखा हुआ है, अब समझो उदाहरण आप लोग। ठीक है, अब देखो समझो। ये वाक्य है कि रमेश की बहन शीला तेजी से चलती बस से गिर पड़ी और उसके उसे कई चोटें आई। ये पूरा वाक्य है कि रमेश की बहन शीला तेजी से चलती बस से गिर पड़ी और उसे कई चोटें आई। पहले तो आप मुझे ये बता दीजिएगा कि ये वाक्य का कौन सा प्रकार है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो ये आपका संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें और आ गया है। ध्यान हो तो आपने अगर पहला वीडियो देखा है इससे, तो अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें उपवाक्य देखिएगा कि रमेश की बहन शीला तेजी से चलती बस में गिर पड़ी। ये हमारा उपवाक्य हो गया। और पदबंध देखिएगा कि रमेश की बहन शीला, ये एक पदबंध है, इसे कहेंगे संज्ञा पदबंध। तेजी से चलती बस, ये हो जाएगी क्रिया विशेषण पदबंध। और गिर पड़ी, ये हो जाएगी क्रिया पदबंध। तो यहाँ पर पदबंध ये दिए गए हैं आपको तीन। ये पदबंध मतलब अलग अलग भाग हैं। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके पदबंध। तो एक वाक्य से हमने उपवाक्य निकाल लिया और पदबंध निकाल लिया। ठीक है, अब देखो आगे। अब देखो पदबंध होता क्या है, हमें देखो पदबंध के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी सही तरीके से। पदबंध किसे कहते हैं कि कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। मतलब क्या है, समझिए बात, कि कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को, मतलब कई पदों के योग से जो वाक्यांश बनता है और जो एक ही पद का काम करे उसे कहते हैं पदबंध। पदबंध को वाक्यांश भी कहते हैं, वाक्य का अंश, हिस्सा ये कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, ये क्या हो जाएगा? ये पदबंध है। फिर आगे जीत गया। यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है, तो ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा? पदबंध। ठीक है। नदी बहती चली जा रही है, तो बहती चली जा रही है पदबंध। नदी कल कल करती हुई बह रही है, तो कल कल करती हुई क्या हो जाएगा? ये पदबंध हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे समझो कि उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द पदबंध हैं। ये बता दिया मैंने पहले, क्योंकि वाक्य के यहाँ लिखा हुआ है कि सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र में 5 पद हैं। कितने पद हैं? 1 2 3 4 5, ये 5 पद हुए। तो ये 5 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये किसका काम करें? ये कार्य करें संज्ञा का। जैसे कि सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, ठीक है, संज्ञा का काम हो रहा है। अगर हम दूसरे वाक्य में देखें तो देखो समझो यहाँ पर कि दूसरे वाक्य के ये लिखा हुआ है अत्यंत सुशील और परिश्रमी में भी 4 पद हैं। 4 पद गिन लीजिएगा, 1 2 3 4, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात विशेषण का कार्य कर रहे हैं। ये वहाँ पर बात क्लियर हुई। अगला है कि तीसरे वाक्य में जो है कि बहती चली जा रही है में 5 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया का काम कर रहे हैं। और अंतिम जो लिखा हुआ है इसको भी समझना है हमें सही तरीके से कि चौथे वाक्य कल कल करती हुई में 3 पद हैं, किंतु वे सब मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। तो ये तो सिर्फ समझने वाली बात थी, और यहाँ पर आप लोग समझने का पूरा प्रयास भी कीजिएगा। और देखिएगा, जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट उसको थोड़ा दिमाग में रखते हुए जरूर चलिएगा। अब देखिए, आपसे पूछ सकता है कि पदबंध के प्रकार, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो, पदबंध 4 प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने इसके बारे में बात भी की, आपको एग्जाम्पल मिल गए थे कि संज्ञा पदबंध होता है, विशेषण पदबंध होता है, क्रिया पदबंध होता है और क्रिया विशेषण पदबंध। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। अब जो है समझो, पहला हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पर संज्ञा पदबंध। इसको समझो कि पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हों तो वह संज्ञा उपबंध पदबंध कहलाता है। बात समझ में आई होगी कि संज्ञा संज्ञा पदबंध होता क्या है
कि पदबंध का अंतिम या पहला शब्द जो है यदि संज्ञा होना चाहिए, सीधी बात यह है, और जो भी शब्द हो उस पर आश्रित होने चाहिए, उस पर निर्भर हो, तो वो संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे समझो यहाँ पर कि 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए, तो मतलब क्या है, मजदूर कितने थे, 4 ताकतवर, दो मजदूर से ही रिलेटिव है ना, तो हो जाएगी संज्ञा। राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया, तो किसे, लंका के थे रावण, लंका के राजा थे रावण, उनको मार गिराया, ये हो जाएगा। अयोध्या के राजा दशरथ कहाँ के थे, अयोध्या के, तो इनसे संबंधित है कि 4 पुत्र थे। आसमान में उड़ता गुब्बारा, ये फट गया, तो आसमान में उड़ता गुब्बारा, तो ये जो है चीज, ये संज्ञा पदबंध का कार्य कर रही है। यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझाया भी गया है कि उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द संज्ञा पदबंध हैं। क्या है, संज्ञा पदबंध। ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। हम लोग देखेंगे अगला लिखा हुआ है कि विशेषण पदबंध क्या होता है। क्या चीज, विशेषण पदबंध। पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो तो अन्य सभी पद उस पर आश्रित हो तो उसे कहते हैं विशेषण पदबंध। जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है कि तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिलता है। तो यहाँ पर ये शब्द जो हो जाएंगे आपके विशेषण पदबंध, ये विशेषता बताने वाले हैं। गाड़ी की विशेषता बताई जा रही है कि तेज चलने वाली, विशेषता हो गई। आदमी कैसा है, उस कोने में बैठा हुआ जो है, मतलब उस आदमी विशेषता, कोने में बैठा हुआ जो है कैसा है, जासूस है। उसका घोड़ा कैसा है, उसकी घोड़े की क्या विशेषता है, तो अत्यंत सुंदर है, फुर्तीला है, आज्ञाकारी, घोड़े की विशेषता है। आगे अगर देखें हम लोग तो आगे लिखा हुआ है कि बरगद और पीपल की घनी छांव से, ये क्या हो जाएगा, बरगद और पीपल की घनी छांव, सुख मिलता है। किससे सुख मिलता है हमें, तो बरगद और पीपल की घनी छांव से सुख मिलता है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी हमारी जो कलरफुल में है, तो ये हो जाएगी विशेषण पदबंध। बात ये आपको समझ में आ रही होगी। अगर हम लोग आगे का बात करें, लिखा हुआ है क्रिया पदबंध। क्या लिखा हुआ है, क्रिया पदबंध क्या होता है, इसको समझो कि क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है और उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती हैं, क्रिया पदबंध कहलाती है। मतलब मुख्य मेन वर्ब पहले आएगा। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे वह बाजार की ओर आया होगा, पहले आया, ये मुख्य क्रिया हो गई, बाद में होगा अलग। मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है, तो दिखाई क्या होगी, आपकी मुख्य क्रिया हो गई। सुरेश नदी में डूबना, यह मुख्य क्रिया है, गया बात की है। अब दरवाजा खोला जा सकता है, तो खोला क्या हो जाएगा आपका, मुख्य क्रिया। तो समझ लिया आप लोग, यहाँ पर बात को समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। सिर्फ ये है यहाँ पर कि क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है और उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्रिया पदबंध। तो आपको ये बात भी अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसको समझिएगा थोड़ा कि उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द क्रिया पदबंध हैं। ये शब्द कैसे हैं आपके, ये शब्द हैं क्रिया पदबंध। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, क्रिया पदबंध क्या होता है। हमने आपको ये समझाने का पूरा बेहतरीन सा प्रयास किया यहाँ पर। और हम देखेंगे, देखिए इसका चौथा जो प्रकार है, चौथा टाइप, उसको भी समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे आप लोग। क्रिया विशेषण पदबंध क्या होता है। देखो यहाँ पर है क्रिया विशेषण पदबंध। यह पदबंध मूलतः क्रिया का विशेषण रूप में होने के कारण प्रायः क्रिया से पहले आता है। समझो कि यह पदबंध जो है मूलतः क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्रायः क्रिया से पहले आता है। इसमें क्रिया विशेषण प्रायः शीर्ष स्थान पर होता है। अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। जैसे मैंने रमा की आधी रात प्रतीक्षा की, प्रतीक्षा की मतलब इंतजार करना हो गया, क्रिया है, तो क्रिया से पहले आ गया आधी रात तक, तो ये हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण पदबंध। उसने सांप को पीट पीट कर मारा, मारा कैसे, पीट पीट कर, ये क्रिया की विशेषता हो गई। छात्र मोहन की शिकायत दबी जबान से कर रहे थे, कैसे, दबी जबान से। कुछ लोग सोते सोते चलते हैं, चलते हैं कैसे, सोते सोते, विशेषता बताई गई है। तो ये शब्द हो जाएंगे आपके क्रिया विशेषण पदबंध। ये भी बात समझ में आपके आ गई होगी। और अगला देखिए आपके सामने एक टॉपिक आ चुका है, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह जो है पंक्चुएशन, क्या है, पंक्चुएशन क्या होता है। देखिए विराम का अर्थ क्या होता है, रुकना या ठहरना। क्वेश्चन आता है इस प्रकार से कि विराम का क्या अर्थ होता है, सीधे आ जाता है कभी कभी, तो होता है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं विराम। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए
कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। मतलब हम जब किसी बात को लिखते हैं, उस बात को वहाँ पर समाप्त करना है या थोड़ा रुकना है, इसके लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं और जिसे हम कहते हैं विराम चिन्ह। ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखो, जैसे आपके सामने लिख दें, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मतलब क्या है, विराम चिन्ह का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे देखो, हम आपको इसका अंतर समझाएं एक वाक्य के द्वारा। उदाहरण लिखा हुआ है कि रोको मत जाने दो। पहला लिखा है रोको मत जाने दो, और इस वाक्य में अगर हम एक कॉमा लगा दें तो हो जाएगा रोको और मत जाने दो। मतलब रोक लो, मत जाने दो, कामा का देखो महत्व। और रोको मत यहाँ लगा दिया और जाने दो। समझ गए कि रोको मत जाने दो, उसमें क्या है, रोको मत जाने दो, मत जाने दो, ये हो जाएगा। देखो वाक्य भाई, ये सिर्फ कामा लगा देने से कितना फर्क पड़ता है। यहाँ पे ये फर्क पड़ गया, इधर ये फर्क पड़ गया। इन चीज़ों को समझो आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा बेहतर सा समझने का प्रयास करो। अब देखो आगे देखो, अब देखो, उपर्युक्त उदाहरणों में पहले वाक्य में अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, बिल्कुल बात। दूसरे और तीसरे वाक्य में अर्थ तो स्पष्ट हो जाता है, लेकिन एक दूसरे का उल्टा अर्थ मिलता है। अभी देखो, आपने पढ़ लिया यहाँ पर, इसमें देखो लिखा है रोको मत जाने दो, कुछ क्लियर नहीं है ना, तो पक्का है। देखो रोको मत जाने दो, ठीक, ये कह रहा है रोक लो से मत जाने दो। अब इसे कह रोको मत जाने दो, बिल्कुल विपरीत है ना, सिर्फ कामा की वजह से, बस यही समझाना चाहता है यहाँ पर। ये देखो, दूसरे वाक्य में रोको के बाद अल्पविराम लगाने से रोकने के लिए कहा गया, जबकि तीसरे वाक्य में रोको मत के बाद अल्पविराम लगाने के से किसी को ना रोक जाने पर के लिए कहा गया, मतलब रोकना नहीं है, ये कहा गया है। इस प्रकार विराम चिन्ह लगाने से दूसरे और तीसरे वाक्य की पढ़ने में, अर्थ स्पष्ट करने में जितनी असुविधा होती है, उतनी असुविधा पहले वाक्य में नहीं होती है। ये बात क्लियर हो गई। इसको देखिए, ये तो सिर्फ इसके बारे में ही समझाया गया, जो कि मैंने आपको ऐसे समझा दिया है। इसको आगे बढ़ाइएगा। आगे है, देखिएगा, ऐतब विराम चिन्हों के विषय में पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। तो आपको देखिए विराम चिन्ह के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, नॉलेज तो हो ही जाएगा, क्लियर है इस बात को। अब देखो, अब आपके सामने आ चुके हैं विराम चिन्ह, इनको सही तरीके से याद कर लेना। हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। लिखा हुआ है, पहला है कि पूर्ण विराम या विराम, तो ये हो जाएगा आपका पूर्ण विराम, इससे डंडा लग जाएगा, ये पूर्ण विराम। आगे आपका लिखा हुआ है कि अर्ध विराम। अर्ध विराम क्या होता है कि एक बिंदी रखो पहले, उसके बाद एक कामा लगा दो, बिंदी कामा, बिंदी एक कामा, अर्धविराम। अल्पविराम होता है सिर्फ कामा लगाना। प्रश्नवाचक चिन्ह जानते हो क्या होता है, ये क्वेश्चन मार्क लग गया। विस्मयार्थ एक्सक्लेमेटिव मार्क ये होता है कि एक लाइन खींचे, इसके नीचे एक बिंदी रखनी, ये विस्मयार्थ बोधक। उद्धरण चिन्ह ये होता है आपका डबल कामा वाले। योजक ये सिर्फ देश होता है, एक से कहते हैं योजक, ठीक है, योजक। निर्देशक, देखिए योजक छोटा होता है और जो देश होता है वो थोड़ा बड़ा लगता है, ये है अंतर सिर्फ। कोष्टक आपके सामने लिखे हुए हैं, ये कोष्टक होता है, ये कोष्टक होता है, ठीक है, इस प्रकार से कोष्टक होता है, ये कोष्टक होते हैं। हंस पद या त्रुटि बोधक, ये हंस पद ये होता है, जैसे कोई चीज छूट जाती है तो मीच लगा के लिख देते हैं। रेखांकन ये होता है, रेखांकन अंडरलाइन करते हैं। लाघव चिन्ह होता है, ये डॉक्टर ने लिखा उन्हें डॉक्टर, तो कौन सा चिन्ह लगाएंगे, लाघव चिन्ह, तो ये लाघव होता है। और लोप चिन्ह होता है, ये डेड डेस करते हैं, ये लोप चिन्ह होता है। इनको सही से याद करना, एग्जाम में इसमें से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। अब देखो आगे, अब देखो इसको समझो कि फुल स्टॉप यानी बिंदी को छोड़कर शेष विराम चिन्ह वाले वही लिए गए हैं जो अंग्रेजी में प्रचलित हैं। पूर्ण विराम के लिए बिंदु की जगह पाई को अपनाया गया। जैसे आपने लिखा कि राम, जैसे लिखा इंग्लिश में देखे, राम इज ए गुड बॉय, मान लीजिए आपने ये लिख दिया कि राम एक अच्छा लड़का है, आप क्या करते हैं, बिंदी लगा देते हैं, ये फुल स्टॉप हो गया आपका। लेकिन आप हिंदी में लिखते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, तो क्या करते हैं के बाद एक डंडा, मतलब क्या है कि एक पाई लगा देते हैं, डंडा लगा देते हैं। तो इसमें ये सिर्फ इतना डिफरेंस है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, हम पहले बात करेंगे कि पूर्ण विराम क्या होता है, इसको समझना आप लोग। इसके बारे में देखिए रखे हुए हैं, बहुत सी चीज़ें लिखी हुई, देखो। तो पहला पॉइंट समझेंगे पूर्ण विराम के बारे में, ये समझो यहाँ पर। पूर्ण विराम, हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है। यह चिन्ह हिंदी की प्राचीनतम विराम चिन्ह है। पूर्ण विराम जो है, हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग जो है सबसे ज़्यादा होता है, और यह चिन्ह जो है हिंदी की प्राचीन विराम चिन्ह है। ये तो क्लियर है। अब देखो कि इस चिन्ह का प्रयोग, मतलब पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है।
बिल्कुल क्लियर बात है, क्योंकि जो प्रश्नवाचक वाक्य होंगे उसमें ये वाला चिन्ह लगेगा और जो विस्मयादिबोधक होंगे उसमें ये वाला चिन्ह लगेगा। ये भी क्लियर हुई आप लोगों के बात। आगे है कि राम स्कूल से आ रहा है, वह उसकी सौंदर्यता पर मुग्ध हो गया, वह छत से गिर गया। तो इसमें क्या लगा है, ये लास्ट में लगा है पाई, तो ये हो जाएगा आपका विराम चिन्ह। अगर दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करें तो देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि दोहा, श्लोक, चौपाई आदि की पहली पंक्ति के अंत में एक पूर्ण विराम, दूसरी पंक्ति के अंत में दो पूर्ण विराम लगाने की प्रथा है। जैसे अब कोई दोहा, चौपाई पाए तो पहली पंक्ति में तो एक ही लगता है विराम, लेकिन दूसरी पंक्ति के लास्ट में दो विराम लग जाते हैं। ये देखो कैसे हो, ये समझो, इसको भी समझो आप लोग। जैसे यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर क्लियर किया गया है, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सूद, एक लगा हुआ है विराम, और पानी गए ना ऊब दे मोती, फिर आगे मानुष चून्य, देखो यहाँ पर दो लगे हैं। तो आपको ये भी समझाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। अगर हम लोग आगे देखें तो तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि कभी कभी किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, जैसे लिखा हुआ है कि वह राम सिंह आ रहा है, गठा हुआ बदन, मस्ती भरी चाल, हंसता चेहरा, दोस्तों के लिए मोम, शत्रुओं के लिए काल। इस प्रकार से संध्या का समय, आकाश में लाली, वृक्षों पर पक्षियों का कलरव, सुनसान पथ। इस प्रकार से समझ गए आप लोगों ने, यहाँ पे चिन्ह लगे हुए हैं। ये तो हुई बात विराम चिन्ह की। अब बात करेंगे हम लोग अर्ध विराम की, कि अर्ध विराम का यूज कहाँ होता है। सेमी कॉलन, ये लिखा हुआ है कि जहाँ अपूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या है कि जहाँ पर अल्प विराम की अपेक्षा ज़्यादा देर तक रुकना पड़े हमें, कॉमा की अपेक्षा ज़्यादा देर तक, और लेकिन पूर्ण विराम की अपेक्षा कम। ठीक है, अपूर्ण नहीं, पूर्ण विराम की, यहाँ जैसे यहाँ पे जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर, अपूर्ण नहीं, देखो यहाँ पर समझो, उसको सही समझो कि जहाँ जो पूर्ण विराम लगता है उसकी अपेक्षा हमें कम देर लगे, और विराम अल्प विराम से हमें ज़्यादा समय लगे, तो वहाँ पे होता है अर्ध विराम का प्रयोग। ठीक है, अब देखो आगे, अब देखो उन्होंने उपयोग बताया, जैसे ए बीच में दिया है पॉइंट कि आमतौर पर अर्ध विराम दो उपवाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, आमतौर पर अर्ध विराम जो है दो उपवाक्यों को जोड़ता है जो थोड़े से असंबद्ध होते हैं एवं जिन्हें और से नहीं जोड़ा जा सकता है। आमतौर पर जो है अर्ध विराम दो उपवाक्यों को जोड़ता है जो थोड़े से असंबद्ध होते हैं, जिन्हें और से नहीं, मतलब क्या है, ये वाक्यों को हम और से नहीं जोड़ सकते हैं, ऐसे वाक्यों को ये जोड़ता है। फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है आपका अर्ध विराम। किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं, तो ये जो लगा हुआ है ये आपका अर्ध विराम हो जाएगा यहाँ पर। अगला है कि दो या दो से अधिक उपाधियों के बीच अर्ध विराम का प्रयोग होता है। दो या दो से अधिक उपाधियों के बीच में किसका प्रयोग होता है, अर्ध विराम का। ये अच्छा पॉइंट है, याद कर लिएगा इसको। जैसे लिखा हुआ है कि MA BEd, तो MA लगाएंगे पहले, MA फिर इसका ये अर्ध विराम लग गया, फिर BEd, MA PhD, ये हो जाएगा MSc DSc। समझ गए। आगे देखो अल्प विराम क्या होता है। अल्प विराम, जहाँ पर अर्ध विराम की तुलना में कम देर रुकना हो तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। समझ गए कि अल्प विराम क्या होता है, कि जहाँ पर अर्ध विराम की तुलना में कम देर रुकना पड़े, या अर्ध विराम में ज़्यादा देर तक रुकना पड़ता है और अल्प विराम में कम देर तक, तो वहाँ क्या होता है, अर्ध विराम होता है, वो सॉरी अल्प विराम होता है। देखिए इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जा सकता है। कौन कौन सी स्थितियाँ हैं, जैसे लिखा हुआ है कि एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद अल्प विराम लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन अंतिम शब्द के पहले और का प्रयोग होता है। जैसे लिखा हुआ है आपके सामने कि जैसे रघु अपनी संपत्ति, कामा, भूमि, प्रतिष्ठा, और लास्ट में कामा मर्यादा नहीं लिखा, और मर्यादा सब खो बैठा। तो ये बात आपने समझ ली है, इसको समझिएगा सही तरीके से कि एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद अल्प विराम लगाया जाता है, लेकिन अंतिम शब्द के पहले और का प्रयोग होता है। जैसे लिखा हुआ है रघु अपनी संपत्ति, फिर इसका कामा लगाई भूमि, फिर कामा लगाई प्रतिष्ठा, और मान मर्यादा सब खो बैठा। समझ गए होंगे आप लोग। ये अल्प विराम का ही है। देखिए इसके लिए आपने बहुत से दिए हैं अल्प विराम के लिए, ये देखिए कहाँ तक दिया गया है, ये सब अल्प विराम के लिए ही। देखो सारी चीज़ों को हम समझेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको देखो, लिखा हुआ है हाँ, फिर आगे नहीं, अतः, वस्तुतः, बस, अच्छा। जैसे शब्दों के आरंभ होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद जैसे हाँ, लिख सकता हूँ, ये कॉमा लगा दिया, अल्प विराम, नहीं,
यह काम नहीं हो सकता, अतः तुम्हें ऐसा करना नहीं करना चाहिए। वस्तुतः वह पागल है। बस हो गया, रहने भी दो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तो ये वाले जो वाक्य हो जाएंगे आपके, ये क्या हो जाएंगे आपके, समझ गए होंगे आप लोग। तो शब्दों के आरंभ होने वाले वाक्यों में शब्दों के बाद, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, समझ गए होंगे आप लोग। जैसे अगला लिखा हुआ है कि वाक्यांश या उपवाक्य को अलग करने के लिए, जैसे विज्ञान का पाठ्यक्रम बदल जाने से, कमा लगा दें मतलब अल्पविराम, मैं समझता हूँ अल्पविराम, परीक्षा परिणाम प्रभावित होगा। तो वाक्यांश या उपवाक्य को अलग करने के लिए भी अल्पविराम का यूज किया जाता है। कभी कभी संबोधन सूचक शब्द के बाद अल्पविराम भी लगाया जाता है। जैसे रवि तुम इधर आओ, रवि को बुलाया तो कमा लगा रवि, फिर तुम इधर लगा, ऐसे लगा लिया जाता है। शब्द युग्मों में अलगाव दिखाने के लिए, जैसे पाप और पुण्य लग गया, सच और झूठ, का कल और आज, तो ये जो कॉमा लगा ले, ये अल्पविराम ये लगा लेते हैं। आगे देखो, आगे है कि पत्र में संबोधन के बाद, जैसे पूज्य पिताजी, कॉमा लगा लेते हैं, या मान्यवर, ये इसका यूज होता है ना, महोदय आदि। ध्यान रहे कि पत्र के अंत में भवदीय, आज्ञाकारी आदि के बाद अल्पविराम नहीं लगता है। सुन लिया आपने कि पूज्य पिताजी लिखते हैं, कि पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श, इस प्रकार से लिखते हैं ना, तो ये कमा लगा देते हैं, ये चीज़ है। लेकिन लास्ट में जैसे आपने दिया कि यथा भवदीय, लास्ट में लिखते हैं कि आपका आज्ञाकारी, फिर कॉमा नहीं लगता। ये बात तो आप जानते होंगे, अल्पविराम नहीं लगाते हैं हम लोग, ये तो सही है। आगे क्रिया विशेषण वाक्यांशों के बाद भी अल्पविराम आता है। क्रिया विशेषण वाक्यांशों के बाद भी अल्पविराम आता है। महात्मा बुद्ध ने मायावी जगत के दुख को देखकर तब प्रारंभ किया। ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण वाक्यांशों के बाद भी अल्पविराम आता है। जैसे लिखा हुआ है आपके सामने कि महात्मा बुद्ध ने, कॉमा लगा दिया, मायावी जगत के दुख को देखकर, कॉमा लगाया, तब प्रारंभ किया। ये भी क्लियर हो गई होगी बात आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वास्तव में लग रहा है कि वीडियो अच्छा रहा, तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किंतु, कामा, परंतु, क्योंकि, किसलिए, इसलिए आदि समुच्चय बोधक शब्दों से पहले भी अल्पविराम लगाया जाता है। जैसे समझो, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए से पहले कॉमा लग गया, विराम करना चाहता हूँ। मैंने बहुत परिश्रम किया, परंतु, परंतु आ गया तो इससे पहले आपका विराम लग गया। तो ये शब्द याद करना, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए। आगे की तारीख के साथ महीने का नाम लिखने के बाद तथा सन संवत के पहले अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो लिखा हुआ है आपके सामने, और एग्जाम्पल देखो, 2 अक्टूबर, कॉमा लगा दिया, सन 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ, तो इसमें यूज किया जाता है। उद्धरण से पहले की के बदले में अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा हुआ है कि नेता ने कहा, की के बदले में कॉमा लगा देंगे, दिल्ली चलो, समझिएगा। यहाँ पे की लगने पर नेताजी ने कहा कि, ये कॉमा हट जाता है आपका। तो ये समझो, इसमें डिफरेंस समझो इसको, ठीक है। तो की लगेगा जब, तो कॉमा नहीं लगेगा, और जब कॉमा लगेगा तो की नहीं लगेगा। ये हो गया एक। अगला है कि अंकों को लिखते समय भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे 5, 6, 7, तो अल्पविराम लगाते ना, तो इसमें भी अल्पविराम का यूज किया जाता है। तो ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो अगला है, एक ही बार या वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पर अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे भागो भागो आग लग गई, तो भागो भागो दोबारा लिखा गया, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, अल्पविराम लगा दिया है। आगे देखो, इसको समझो कि जहाँ यह, वह, अब, तब, तो, यह आदि शब्द लुप्त हो, जैसे वह कब लौटेगा कह नहीं सकता, तो क्या है यहाँ पर कि यह जो यहाँ पर है, ये लुप्त है, कि वह कब लौटेगा यह कह नहीं सकता, मतलब यहाँ पर यह लिखना होना चाहिए, नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमा लगा दिया। मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो, या वह ध्यान से सुनो, तो यहाँ पर लुप्त है तो कॉमा लगा दिया। कहना था जो कह दिया, अब तुम जानो, तो अब जो है यहाँ पर नहीं है तो इसलिए कॉमा लगा दिया। अब जाना ही है तब चले जाओ, जब जाना ही है तब चले जाओ, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, कॉमा लगा दिया, तो उसका मतलब कि तब होता है। यहाँ पर अगर तब लिखा होता तो कॉमा नहीं लगाते, अब ऐसे हमने कॉमा लगा दिया। यदि तुम कल आओ तो मेरी किताब लेते आओगे, तो यहाँ पर क्या है कि तो हटा दिया है, तो क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया, बस इतनी सी बात है, इसको थोड़ा समझते हुए चलना है। अब देखो हम समझेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह भी, कि प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो लगा, वहाँ क्या रखा है लगी लगा,
इस चिन्ह का प्रयोग संदेह प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जैसे क्या कहा वह निष्ठावान है, तो ये जो है लग जाएगा यहाँ पर। अब देखो विस्मयादि बोधक को भी समझ लो थोड़ा सा। विस्मय, आश्चर्य, घृणा, ये हर्ष, घृणा आदि का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे वाह लग गया चिन्ह, आप यहाँ कैसे पधारे हो गया, हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया, तो जो हाय बोला ये क्या है, एक विस्मय मतलब दुख प्रकट कर रहा है ना हाय, और वाह कह रहा है तो मतलब क्या शाबाशी दे रहा है, वाह आप यहाँ पधारे, या आपका इसे आश्चर्य हो रहा है कि वाह आप पधारे, या आपने वाह आपने मैच जीत लिया, तो ये शब्द आते ना, या हाय वह मर गया, तो यहाँ पर क्या शब्द है, ये जो शब्द है हाव हाव प्रकट करते हैं, तो ये विस्मयादि बोधक आपके चिन्ह कहलाएंगे। अब देखो आपको यहाँ पे सेकेंड पॉइंट दिया गया संबोधन सूचक शब्दों के बाद जैसे लिखा हुआ है कि मित्रों अभी मैं कहने जा रहा हूँ, तो मित्रों, ठीक है, ये जब नेता कोई संबोधित रैली को कहता है तो कहता है मित्रों, ठीक है, इस प्रकार से कहता है, या हमारे देश के नौजवानों संबोधन करता है, या साथियों आज देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है, तो ये संबोधन क्या है साथियों को। आगे है अतिशयता को प्रकट करने के लिए कभी कभी 2 या 3 विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अरे कमा लगा दिया, वह मर गया, शोक महाशोक, तो इस प्रकार से देखो इसको यहाँ पे अरे कमा लगा दिया, अरे के बाद वह मर गया, एक बार लगाया हमने सिर्फ विस्मयादि बोधक, फिर शोक है जब दूसरा शोक है 2 लगा दिए, महाशोक 3 बार लगा दिए, तो इस प्रकार से भी प्रयोग कर लेते हैं। अब देखो आपके सामने लिखा हुआ है उद्धरण चिन्ह, क्या लिखा हुआ है, उद्धरण चिन्ह लिखा हुआ है, इसको भी समझना है आपको। उद्धरण चिन्ह को समझिएगा कि किसी और के वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों रखने में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे तुलसी ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो तुलसी की बात को उठा के सीधे पुटअप कर दिया है, तो सीधी बात लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लिखा हुआ है कि जैसे पुस्तक, समाचार पत्र आदि का नाम, लेखक का उपनाम, वाक्य में किसी शब्द पर जोर देने के लिए तथा उद्धरण के भीतर उद्धृत करने के लिए एक हरे उद्धरण का प्रयोग करते हैं, ये भी बात हुई। अब जैसे लिखा हुआ है कि तुलसीदास का रामचरितमानस, एक चिन्ह लगा हुआ है, एक अनुपम कृति है, रचना है इनकी, एक हो जाएगी। लेखक ने कहा, क्या कहा, कही हुई बात कि मैं, डबल कमा लगा हुआ है, मैं जानता हूँ कि पुस्तक की छपाई संतोषप्रद नहीं है, कॉमा, पर कल ही प्रकाशक महोदय कह रहे थे, कॉमा, फिर स्टार्टिंग होता है कि ऐसा प्रेस के लोगों ने जानबूझकर किया, तो ये बात भी समझना है आपको। तो जो बात यहाँ पर जो बात लिखी हुई इसी ही आपको यहाँ पर उदाहरण के रूप में समझा भी रही है। अब देखो योजक चिन्ह आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है, योजक चिन्ह। हम लोग देखो पहले योजक चिन्ह को भी समझ लेते हैं कि योजक चिन्ह आखिर है क्या। देखो योजक चिन्ह लिखा हुआ है कि इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है, निम्न परिस्थितियों में इसका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे नंबर 1 कि सामासिक पदों या पुनरुक्ति और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है, जैसे जय पराजय, योजक लगा हुआ है बीच में, लाभ हानि, 2 राष्ट्रभक्त, तो इनके बीच में जो चिन्ह आता है सामासिक पदों, या आप देखते हैं द्वंद्व समास में भी इसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि तुलसी सा या सी या से के पहले जैसा लिखा हुआ है, जैसा यहाँ पर देखिए लिखा तुलनावाचक, तुलसी नहीं सॉरी यहाँ पे हमने गलत पढ़ लिया, तुलनावाचक लिखा हुआ है, लिखा तुलनावाचक सा या सी से पहले जैसे तुलना की जाए, जैसे चांद सा चेहरा, तो चांद सा चेहरा, चेहरे की तुलना चांद से, तो ये यहाँ पे लग गया। फूल सी मुस्कान, मुस्कान मतलब क्या है, ये लोग मुस्कुराते हैं तो उसकी तुलना की फूल से लग गया। अब ये लिखा हुआ है कि एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के बीच, जैसे कपड़ा लत्ता, धन दौलत, मान मर्यादा, रुपया पैसा, तो इनके बीच भी लग जाता है। सार्थक निरर्थक शब्द के बीच, जैसे अनाप शनाप, क्या अनाप शनाप बकते रहते हैं, या उल्टा पुल्टा कर दिया तुमने सब, काम बाम खाना बाना, ठीक है, ये चीज़ें हो गई यहाँ पर। ये चिन्ह को मैंने समझ लिया कि योजक चिन्ह क्या होता है, इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं। आगे है निर्देशक चिन्ह, हमें देखो निर्देशक चिन्ह, फिर कोष्टक, और इसके बाद में संज्ञा के भी आगे देखते हैं इसको हम। पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर निर्देशक चिन्ह को भी समझते हैं। तो देखिएगा निर्देशक चिन्ह को समझेंगे हम लोग अब अगले पार्ट में, ठीक है, क्योंकि हमारा लगभग आधा घंटे का वीडियो हो गया है। आपको एक नेक्स्ट पार्ट हम वो प्रोवाइड करा देंगे, उसमें निर्देशक चिन्ह का आपको पढ़ा देंगे। तो हमारा देखिए पार्ट 2 तक तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में और इसी निर्देशक चिन्ह पार्ट 3 के साथ। जब तक के लिए आप थोड़ा सा इसका रिवीजन भी कीजिएगा एक बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।